myself, Dr. Janzeb Ashraf. I just completed my PhD from University of Fordsham and from University of Aarhus, Denmark. Now I'm working as a research assistant in University of Fordsham. Today we are going to discuss about master admission in Italy, how we can crack master, and then we will discuss about the regional scholarship, and also the most difficult task is about the master visa in Italy. So our guest speaker is Huzaifa Mahmood. Currently he is working as a researcher in the University of Bologna. So he will briefly explain all the stuff in details. So the purpose of this seminar or this lecture is just to deliver or to share the concept about the masters in Italy. So be ready, listen carefully, and note and write your questions. We will discuss at the end of the presentations. तो प्लीज ज़फ़ा भाई काइंडली जरा अपनी फुल स्क्रीन शेयर करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही। मुझे आपकी स्क्रीन, हम जो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। जी ओके ओके हो गया ज़फ़ा भाई, पहले वो डिस्प्ले खराब हो गया था। ठीक, करें स्टार्ट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जाज़िब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मौजूद हैं और जो आने वाले हैं उनका हम कुछ कह नहीं सकते। आज का जो सेमिनार है वो स्टडी इन इटली को लेकर है। मेनली हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स पे, कोर्सेज पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, एंड इसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बनाने हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, वीज़ा के लिए। तो इसके अंदर हम एक ब्रीफली सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा महमूद है और मैं करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में होता हूँ एज ए रिसर्च फेलो और एज ए पीएचडी स्टूडेंट। तो इसको हम स्किप करते हैं और हम देखते हैं आज के अपने थोड़े से सिस्टमेटिकली जो कंटेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होगा एंड देन वी विल सी कि हमें क्यों इस वक्त बाहर पढ़ना चाहिए एंड इटली क्यों, एक इटली क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शंस, एंड देन इटालियन कुछ हम यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड देन वी विल गो फॉर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन ऑनवर्ड। तो बात करें, मेरा नाम जिस तरह मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, मोहम्मद हुज़ैफ़ा महमूद है और मैं अभी करंटली रिसर्च असिस्टेंट हूँ, रिसर्च फेलो फ्रूटिकल्चर में। फ्रूटिकल्चर हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है जिसे हम नॉर्मली इकट्ठा पढ़ते हैं, लेकिन इधर बोलोनिया यूनिवर्सिटी में भी हॉर्टिकल्चर अब रहा नहीं है तो इन्होंने इसको अलग किया होगा। फ्रूटिकल्चर मेनली हम देख रहे हैं फ्रूट एंड सॉइल न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट एंड ऑल दिस थिंग in long-term research experiments. And then I will also be doing my PhD in precision agriculture, and where I will be focusing on some sort of experiment related to robotics and sensors. इससे पहले मैंने मास्टर्स किया है इधर से ही, बोलोनिया यूनिवर्सिटी से, प्रिसाइज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये काफ़ी फेमस कोर्स है। आई होप कि आप में से कुछ लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे अगर आप लोग एग्रीकल्चर से हैं। और उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में रहा हूँ। मैंने वहाँ से बैचलर्स किया है विद मेजर एग्रोनॉमी। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हमारी फेवरेट यूनिवर्सिटी है और जाज़िब भाई जो हैं ये मेरे क्लास फेलो रहे हैं। ओके, लेट्स मूव। हम शॉर्टली देखते हैं कि हमें क्यों बाहर स्टडी के लिए जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मिलती है वो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है। एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होता है हम जब बाहर पढ़ते हैं, हम डाइवर्स लोगों से मिलते हैं। ऑल्दो कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में रह रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बट यू हैव सर्कल, लेकिन जहाँ पे आपको
मतलब मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग नहीं मिलते, आप सब पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ एरिया से हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप जाते हैं बाहर, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, नई ज़ुबान सीखते हैं, नए कल्चर सीखते हैं और आपका एक अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है, देन आपके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया देखें, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कैरियर अपना बनाएं, कैरियर देखें। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस्ड हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों को आपको भी एक्सपीरियंस करना है। फिर ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इटली को लेकर, और इटली ही क्यों, ही अब निकल गया है पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि इस वक्त इटली को लेकर इतनी हाइप क्रिएट हुई है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं, खासतौर पे स्टडी अब्रॉड के लिए। लेकिन लोग निकल रहे हैं और इटली में भी बहुत से लोग आ रहे हैं। तो इटली एक ऐसा कंट्री है, डेस्टिनेशन है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है while you are studying here, in the form of scholarships, in the form of grants, mobility, food allowances, lot of things। तो हम उसको नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इटली का एक छोटा सा तारुफ है, आप कह लें। रिपब्लिका इटालियाना इसका नाम है, ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है, कैथोलिक है, ये सारी एक जनरल चीज़ है, इस पे ज़्यादा टाइम लगाने का फ़ायदा नहीं है। लेट्स गो टू इटालियन टॉप यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और आप में से भी कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से होंगे, तो इसी तरह जो अपनी दूसरी फील्ड्स हैं, हर बंदे की ये रिक्वायरमेंट होती है, ख्वाहिश होती है कि हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, एटलीस्ट जहाँ पे हम पढ़ के गए हैं उससे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। तो इटली में तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से, इनकी जो नीचे वाली रैंकिंग यूनिवर्सिटी भी हैं वो हमारी हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी से बेहतर हैं और समझी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर कुछ लोग जो नए हैं प्रोसेस में। और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी दी बोलोनिया इसको बोला जाता है, ये सबसे इटली की अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है में से एक है। देन सपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा एंड पादुआ, वेनस है, नेपल्स एंड मिलानो। पॉलिटेक्नो दी मिलानो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। तो अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो यू मस्ट अप्लाई हेयर। लेकिन ये एक अच्छी CGPA पे एडमिशन देते हैं। आई बिलीव दैट के 3.3 इनका कट ऑफ मार्क है, तो यू शुड कंसीडर व्हाइल अप्लाइंग हेयर। देन पॉलिटेक्नो दी बारी, टोरिनो, दे आर ऑल वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। ये सिर्फ मैंने 8-10 यूनिवर्सिटी आपको टॉप की बताई हैं। देन आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको चाहिए, ये क्या हुआ है, ओके। अगर आप बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको चाहिए होगा ऑब्वियसली इंटरमीडिएट चाहिए होगा, या आप डिप्लोमा जो 3 इयर्स डिप्लोमा होता है उसकी बेस पे ले सकते हैं एडमिशन, या आप A लेवल्स की बेस पे ले सकते हैं। बट चूंकि हम मेनली फोकस करेंगे मास्टर्स पे, तो मास्टर्स एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी, विच शुड बी 16 years of education। either it could be like 2+2, इस तरह हमारा पहले BSc होती थी, फिर MSc होती थी, उनको भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका बैचलर्स है 4 साल का तो और भी अच्छा है, और रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो भी काउंट होता है आपकी CV के अंदर। एंड देन यहाँ पे अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो PhD में जाने के लिए आपके पास फिर मास्टर्स होना चाहिए। एंड देन आपके पास या MPhil मास्टर्स, बोथ आर इक्वल। ये मास्टर्स वो है जो आप 16 ईयर्स के बाद करते हैं। पब्लिकेशंस होनी चाहिए, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एंड देन आप अगर गैप है आपकी एजुकेशन में 2-3-4 साल का, तो विच इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। मैंने 8-8 10-10 साल के गैप वाले लोग भी यहाँ पे देखे हैं, तो वो भी मसला नहीं है। हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो किसी भी स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए या स्टडी अब्रॉड के लिए, किसी भी काम के लिए आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे आपका एडमिशन कैसे है कि आपने ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन पे करनी है, यूनिवर्सिटी की फ़ी है, फ़ी पे करनी है, देन उसकी एवेल्युएशन कमेटी बैठेगी, आपने एवेल्युएशन करनी है, इंटरव्यू होगा आपका कई कोर्सेज में।
and then you can go for your admission. But एडमिशन के बाद वाले जो प्रोसेस है ना वो थोड़े से ट्रिकी हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी प्री इनरोलमेंट है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्री इनरोलमेंट आपने करनी है ताकि यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेके अपनी एम्बेसी को बता सकें, रेलेवेंट एम्बेसी को, कि भाई हमारा इस फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। एम्बेसी को आपने बता दिया है। नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स, योर वीज़ा एप्लीकेशन, सो यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा। एंड देन देयर कम्स रीजनल स्कॉलरशिप, जो कि मेनली आफ्टर एडमिशन ही होते हैं, क्योंकि उनकी डेडलाइंस जो हैं वो जुलाई अगस्त में होती हैं, तो तब तक आपका एडमिशन हो चुका होता है। एंड देन अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, रैंकिंग है, तो वो हम आगे चल के देखते हैं। ओके जी, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, आपकी प्रोफाइल में होने चाहिए, सीवी में होने चाहिए आपके एडमिशन के लिए। उसमें आपके सबसे पहले, अगर आपने बैचलर्स के लिए जाना है तो इंटरमीडिएट तक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपके पास बैचलर्स तक के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर आपने पीएचडी के लिए जाना है तो देन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर पीएचडी, क्योंकि पीएचडी डेफिनेटली आपने मास्टर्स के बाद करनी है। यहाँ पे आपके पास मोटिवेशनल, अक्सर अब कोर्सेज जो हैं वो मोटिवेशनल लेटर मांगने लग पड़े हैं स्टूडेंट्स से, आइल्स मांगने लग पड़े हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हों तो ये चीज़ें आपके पास पहले से तैयार हों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस स्लाइड का भी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस हर जगह पे यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर लें तो जो बेस डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यही हैं। एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास वीज़ा और डीओवी। डीओवी एक इटालियन की एक इक्विलेंसी है। जिस तरह हम पाकिस्तान में अगर बाहर से पढ़ के आते हैं तो एचईसी से अपनी इक्विलेंसी लेते हैं कि भाई हमारी जो एजुकेशन है ये इस चीज़ के फलां के बराबर है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान से पढ़ के बाहर जा रहे हैं तो डीओवी हमें एक इक्विलेंस सर्टिफिकेट है जो कि एम्बेसी देती है। इसके साथ साथ ये पिछली स्लाइड से सवाल आ गया है, सॉरी मैं देख लिया है। तो जो अभी मोफा आया है, आप मोफा से टेस्ट करवाएं, बिल्कुल करवा लें, क्योंकि जब आप वीज़ा की लाइन में होंगे अटेस्टेशन के लिए मोफा के पास तो बहुत टाइम, बहुत आपको मुश्किल आएगी। अभी टाइम है, अभी आप करवा लें, क्योंकि इन दी एंड आपको चाहिए होगा, मोफा चाहिए होगा। देन यू कैन गो फॉर योर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए ये जनरल एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, पासपोर्ट है, एडमिशन लेटर है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन लेटर देना बंद कर दिए हैं इटली में। तो वो आपको एक ईमेल दे देते हैं एंड देन आपको कहते हैं कि आप प्री इनरोलमेंट करें। तो जब आपके पास ईमेल आ जाती है, आप प्री इनरोलमेंट करते हैं, तो एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी, आप और आपकी एम्बेसी कनेक्ट हो जाती है थ्रू योर प्री इनरोलमेंट समरी। एंड देन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा होने चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए। ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके इटालियन में ट्रांसलेट भी होने चाहिए। तो अगर आप इटली कंसीडर कर रहे हैं समहाउ, तो यू शुड स्टार्ट दीज डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। यस, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट द ओनली प्रॉब्लम इज के आपके पास जो डिग्री है वो आपके वीज़ा से पहले होनी चाहिए। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए मोफा से, अपोस्टाइल होनी चाहिए, इटालियन में ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो इफ यू थिंक दैट यू कैन हैंडल दीज थिंग्स बिफोर लाइक अगस्त सितंबर, देन यू मे गो फॉर लास्ट सेमेस्टर। एंड देन आपकी एक फाइनेंशियल प्रोफाइल बनेगी। फाइनेंशियल प्रोफाइल में आपके स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपके जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ आपका एफआरसी का प्रूफ आएगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आएगी, एफबीआर आएगी एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन ये बाद की बातें हैं, तो हम इसको बाद में देखेंगे। जी, पीएचडी में अप्लाई करने के लिए भी चाहिए। अभी यार आप बंद कर दें, अपॉइंटमेंट वाले भी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपने प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है। इस पे मैं बात अभी यही आमना भी थोड़ा सा होल्ड योर क्वेश्चंस, लेट मी कंप्लीट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कंटिन्यू करें प्रेजेंटेशन। जो क्वेश्चंस इन बॉक्स में आ रहे हैं इसको लीव आउट करें, हम एट द एंड इनको एड्रेस करते रहें।
ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो ये जो पिछली वाली स्लाइड थी, इसके अंदर एजुकेशनल प्रोफाइल के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बनेंगी। अब इट विल बी बेस्ड ऑन दिस स्लाइड। अगर यहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है, यूनिवर्सिटीज जो कि ऑफर करती हैं, फॉर एग्जांपल टोरिनो यूनिवर्सिटी है, अभी मैंने पीछे आपको दिखाई है स्लाइड में, उनकी 30 जनवरी थी डेडलाइन स्कॉलरशिप की। टैलेंट फॉर टोरिनो के नाम से उन्होंने 50 स्कॉलरशिप दिए थे। तो मुझे अभी तक 2-3 स्टूडेंट्स का पता चला है पाकिस्तानियों का, जिन्होंने अप्लाई किया है, और पिछले साल से भी वो कुछ विनर्स हैं। इसी तरह 100 स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान देती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ देती है, बोलोनिया देती है, लेकिन बोलोनिया का जीआरई बेस्ड होता है स्कॉलरशिप। तो ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, और जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं रहती। बट आपको इनिशियल खर्चे दिखाने के लिए आपने बोर्डिंग करनी है, फ्लाइट लेनी है, इनिशियल जब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तब तक के आपने खर्चे हैंडल करने हैं, तो उनके लिए आपको 5-7-10 लाख की बैंक स्टेटमेंट इन एनी केस दिखानी होगी। देन आता है रीजनल स्कॉलरशिप, मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए। पीएचडी में भी मिलता है, लेकिन पीएचडी में उनको मिलता है जिनका एक्चुअल स्कॉलरशिप पीएचडी का नहीं लगता, तो यू कैन अप्लाई फॉर रीजनल स्कॉलरशिप। बट वो इक्का दुक्का केसेस होते हैं, तो हम मेनली फोकस करेंगे मास्टर्स को। तो इटली में 20 रीजन्स हैं बेसिकली, सूबे कह लें आप, जो कि इंडिपेंडेंट हैं। हर सूबे की अपनी गवर्नमेंट है, अपना बजट होता है उनका, और वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप। ये इनकम बेस्ड होते हैं, और इनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होती है, और ये भी फुली फंडेड होते हैं जस्ट लाइक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, लेकिन इनकी कैटेगरी डिफरेंट है। तो ये आपको कंफर्मेशन होते होते आपको दिसंबर आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली नवंबर दिसंबर में इनकी लिस्टें लगती हैं, तो तब तक आप ऑलरेडी वीज़ा प्रोसेस कर चुके होते हैं, या यू आर अबाउट टू सबमिट योर वीज़ा। तो देन इस सूरत में अगर आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं लगा, तो आपने फिर यहाँ से अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट, पूरी प्रोफाइल बनानी है, विच इज अराउंड 22-23 लाख रुपए की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। एंड देन फिर पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं, तो पीएचडी स्कॉलरशिप पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये भी फुल टाइम रिसर्च वर्क के स्कॉलरशिप्स होते हैं। पे वेरी करती है 1200 यूरो से लेके कुछ अगर 3000 यूरो तक भी हैं स्कॉलरशिप। मैरी क्यूरी के फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स हैं, तो हम इस पे अभी नहीं टाइम करेंगे, फिर किस दिन बात करेंगे इस पे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड करके बता देता हूँ कि आपने जब एंटर होना है, एंट्री करनी है इस प्रोसेस में, तो कहाँ से करनी है। तो वी कैन गो टू गूगल। मैं स्क्रीन ये वाली बंद कर रहा हूँ। एंड नाउ आई एम ओपनिंग माय अदर स्क्रीन। ठीक है जी, तो स्क्रीन आई होप आपको शो हो रही है। अच्छा, कोई भी आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज देखनी है, कंट्री देखनी है। तो आप देखें फॉर एग्जांपल पब्लिक universities in Italy. You can start from here. Public university in Germany, universities in France, Netherlands. You can start from here. तो ये वही यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सपिएंजा आ गई, बोलोनिया आ गई, पॉलिटेक्नो दी मिलानो आ गई, पादुआ आ गई, टोरिनो आ गई। तो हम बोलोनिया ओपन कर लेते हैं। इट इज अभी बाइस्ड, लेकिन चलो ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब हमने बोलोनिया यूनिवर्सिटी में चला गया। यहाँ से सबसे पहले तो आपने जाके अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंग्लिश में शो हो रहा है, तो आपके पास में भी इटालियन में शो हो, आप इसको चेंज करें, देन गो फॉर स्टडी एंड चेक सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम, जो कि मास्टर्स के प्रोग्राम है। एंड हियर यू हैव ऑल योर प्रोग्राम्स जो कि सेकंड साइकिल है, मास्टर्स है। गो फॉर इंग्लिश, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन इटालियन, सो इंग्लिश, दैट्स इट। अब देखें हमारे पास 77 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आ गए हैं। इन सारे प्रोग्राम्स में
आप एलिजिबल हैं रीजनल स्कॉलरशिप के लिए और बोलोनिया यूनिवर्सिटी के मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। बट इनमें से काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो कि अपना प्रोग्राम का डिपार्टमेंट बेस्ड या प्रोग्राम बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं, विच इज़ आल्सो फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो यू हैव टू बी लाइक वेरी स्मार्ट। कोई हम प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं जी, एग्रीकल्चर साइंसेज ऊपर आ रहा है। तो ये एग्रीकल्चर साइंसेज के जो मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट से कैसे हम सस्टेनेबिलिटी बिजनेस कर सकते हैं, ये डबल डिग्री है। ये देखें, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, आप डिग्री करते हैं, तो आपको दो डिग्रीज मिलेंगी। अगेन ये भी एक जॉइंट डिग्री है, तो ये आपको दो यूनिवर्सिटीज़ की जॉइंट डिग्री मिलेगी। ये भी जॉइंट डिग्री है बोलोनिया की, तो ये भी आपको दो डिग्रीज मिलेंगी अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो। या आप कह लें ये प्रिसाइज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो इसको हम ओवरव्यू पे जाते हैं। ये इन्होंने इस कोर्स का ओवरव्यू बता दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट आप गो टू कोर्स वेबसाइट। ये कोर्स की हर यूनिवर्सिटी की तकरीबन हर कोर्स की एक अलग से वेबसाइट है, उसके अंदर पूरी रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं। आपने सबसे पहले प्रोसेस है एडमिशन का, इनकी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। देन इन्होंने कहा है कि एडिकेसी ऑफ स्किल्स, देन मैट्रिकुलेशन, ये बात की चीज़ है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिक्वायरमेंट्स देख ली है। रिक्वायरमेंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इन्होंने B2 मांगा हुआ है। बट अगर आपके पास बैचलर्स इंग्लिश में है तो ये आपको ये वाला कोर्स एटलीस्ट आपको एडमिशन दे देता है। बट अभी इनके एडमिशन आजकल में ओपन होने थे, कुछ दिन पहले ही मैंने इसके प्रोफेसर से पूछा था। आई एम नॉट श्योर कि ओपन हो गए कि नहीं। तो एनी हाउ ये अगेन यहाँ पे इसके अलग से कोर्स स्कॉलरशिप्स आ गए हैं। तो यू कैन आल्सो चेक दी स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप्स के हैं, मौजूद हैं। ये स्कॉलरशिप्स बताए हुए हैं उन्होंने। स्कॉलरशिप स्टडी अवार्ड्स ये आप खुद चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। फी वेवर्स, सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम पीछे जाते हैं। देन फीस एंड अमाउंट्स हैं। तो ये द गुड थिंग इज कि इटली में अगर आपका स्कॉलरशिप होता है तो आपकी कोई फीस नहीं होती, आपकी फीस एग्जम्पशन हो जाती है। तो आपको सिर्फ मेरा ख्याल 150 यूरो पे करने पड़ते हैं साल के। एंड देन हाउ टू अप्लाई, यू कैन गो टू स्टूडेंटी ऑनलाइन पोर्टल है, and then you can start your applications directly. Just a minute. Think so. I can't share screen at the moment. अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का पोर्टल है, आप देख सकते हैं। ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है, स्टूडेंट ही ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ था पीछे उन्होंने, स्टूडेंट पोर्टल। आप इसका लिखें कुछ भी, ओह माय गॉड व्हाट इज ऑन। तो ये रहा जी ये पोर्टल, अब यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हर हर यूनिवर्सिटी का अलग पोर्टल है, अपने अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना है। यू शुड गो फॉर एडमिशन एप्लीकेशन इफ यू आर अप्लाइंग हियर और इन एनी अदर यूनिवर्सिटी, एंड देन सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम्स। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे इस वक्त बोलोनिया यूनिवर्सिटी में ये सारे वो कोर्सेज हैं जिनके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। फॉर एग्जांपल हम क्लाइमेट चेंज का अगर कोई बैकग्राउंड से बनता है तो हम कहते हैं जी साइंस ऑफ क्लाइमेट के नाम से इनका एक इंग्लिश में कोर्स है। ये इसकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, जिस तरह मैंने आपको दूसरे कोर्स की दिखाई, ये इनके कोर्स की है। इनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं।
and you can proceed to apply for example अभी फर्स्ट इनटेक चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इनटेक में मैं फॉरवर्ड करके इनके आगे डॉक्यूमेंट्स दे के इनको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एट द मोमेंट। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी की बात हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की बात कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान आ गई आपके पास। सेम जैसे आप पहले बोलोनिया में मैंने कहा था आपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, एंड देन यू गो टू स्टडी। स्टडी में आपके पास उन्होंने आपको स्टडी के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने बताई हुई हैं, ये आप सारी चीज़ें चेक करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप ये आपने स्टडी की बजाय अब आप एजुकेशन पे चले जाएं तो यहाँ पे अगेन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम दिए हुए हैं। अब तो काफ़ी बेहतर हो गई हैं वेबसाइट सारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगेन आप सबसे पहले आपने करना है कि इंग्लिश का आपने फ़िल्टर लगाना है, जहाँ भी जाना है फ़िल्टर इंग्लिश का लगाना है। तो 30 प्रोग्राम आ गए हैं आउट ऑफ 78 इंग्लिश प्रोग्राम्स के। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल, ओमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉस्मेटिक साइंस, डेटा साइंस, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। हम ओपन कर लेते हैं जियो फिजिक्स ओपन कर लेते हैं, चलेंगे। अगेन आपको मैंने बताया था हर कोर्स की वेबसाइट होती है, लोनिया की तरह इनकी कोर्स की अलग डेडिकेटेड वेबसाइट है। इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, देन इन्होंने एडमिशन एंड इनरोलमेंट दिया होगा, वहाँ भी एडमिशन एनरोलमेंट था, यहाँ भी उसकी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ये आपने पढ़ना है। अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं देन यू शुड गो फॉर एडमिशन। देन एडमिशन की देखें एप्लीकेशन है, आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन है। डिड यू ऑब्टेन योर फर्स्ट साइकिल डिग्री इन इटली? फर्स्ट साइकिल मतलब बैचलर्स आपने नहीं ली, तो आपने कहा नहीं जी आपने नहीं ली। अब्रॉड आपने किया है, गो फॉर यूनिमी अब्रॉड। अभी हम पूछ रहा है योर सिटीजनशिप, तो मैं कहूँगा नो, क्योंकि मेरी सिटीजनशिप इटालियन नहीं है, आई एम पाकिस्तान सिटीजन। ओके, ये अब इनका पोर्टल आ गया है। ये बहुत ही एक आसान पोर्टल है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। इसको बोलते हैं ड्रीम आईडी। आप ड्रीम आईडी की वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी बना लें। ये देखें ये कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इस एक आईडी को लेकर, ड्रीम आईडी पे, जो कि प्रोसेस करती हैं अपना एडमिशन। पादुआ है, फ्लोरेंस है, बेरगामो है, मिलानो बिकोका है, देन ये कोई फाउंडेशन आ गई है, काफुस्कारी है, मचेराता है, पाविया है। ये सारी इस आईडी के थ्रू अप्लाई होती हैं, तो आप इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। जेनोवा है, मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर आ गया, सियाना आ गया। अगर आपके पास एक ये वाली आईडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 12-15 यूनिवर्सिटीज़ में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, अपना कोर्स कैसे ढूंढना है। ये है डायरेक्ट गूगल का तरीका। अब हम एक इससे नेक्स्ट जाते हैं। आप पहले ये कर लें या दूसरा कर लें, तो एक ये आप सबने याद कर लेना है। एक ये पोर्टल है यूनिवर्स इटली। इटली के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने मास्टर्स बैचलर्स प्रोग्राम हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च का अपना पोर्टल है। एंड यू शुड स्टार्ट हियर, चूज व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी में इन्होंने अगेन फिल्टर्स दिए हुए हैं, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस। सपोज दैट यू आर अप्लाइंग फॉर लीगल साइंसेस, आप लॉयर हैं, लीगल साइंस से मुराद है, अगेन आपने फिल्टर्स लगाने हैं। एंड फिल्टर में आपके जाके अगेन सेकंड साइकिल डिग्री, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ यूनिवर्सिटी पे, ऐसे इधर इटालियन नहीं करना। ओके, सो यहाँ पे सारे वो कोर्सेज आ गए हैं जो आप इंग्लिश में हैं और लॉ से रिलेटेड हैं। तो रोमा त्रेया यूनिवर्सिटी है रोम में,
देन जुडिशियल साइंसेज इन लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, ये भी रोमा में है, ये बोलोनिया में है। लीगल स्टडीज का मास्टर्स हो रहा है यहाँ पे बोलोनिया में। लॉ, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस का मास्टर है अगेन मिलानो में। लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मास्टर्स है। ग्लोबल लॉ मेकिंग है। तो ये सारे लॉ से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अगेन आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, आप कोर्स की वेबसाइट पे चले जाते हैं। जस्ट लाइक प्रीवियस वन, हमने 2 कोर्सेज की वेबसाइट्स ऑलरेडी देख ली हैं, तो ये तीसरे कोर्स की वेबसाइट आ गई है। ये देखें, ये लॉ मेकिंग आ गई है। आपने यहाँ पे जाना है, ये एडमिशन नॉन यूरोपियंस, क्योंकि आप नॉन यूरोपियंस हैं तो आपने इंटरनेशनल एज ए नॉन यूरोपियन करना है। एंड देन यू कैन अप्लाई। अगेन लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन। 30 यूरो इसकी फीस है। डेडलाइन है इसकी 4 मार्च। एडमिशन ओपन है, अगर आप लॉ से रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका का है आपने मास्टर्स के लिए अपने कैसे कोर्स ढूंढने हैं, कैसे यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, कैसे अपने कोर्स मैच करने हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप नेक्स्ट जाके ये भी देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे पढ़ना क्या कुछ है। ये भी सब यूनिवर्सिटीज ने दिया होता है। अभी मेरे पास इस सोनिया की ये खुली हुई है एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल ये देखें स्टडिंग। तो स्टडी में उन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या यहाँ पे कोर्सेज पढ़ रहे होंगे। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, जस्ट फॉर एग्जांपल प्रिसीजन फील्ड क्रॉपिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, IoT, बिग डाटा, स्मार्ट एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स फॉर रेजिलियंस क्रॉप, समथिंग लाइक दिस। ये हर एक यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज बताए हुए हैं। दूसरी मैं आपको जल्दी से एग्जांपल अगेन दे देता हूँ, एजुकेशन प्लान। तो इन्होंने बताया हुआ है कि आप इनके 2 करिकुलम है। हाँ ये देखें, इन्होंने बताया हुआ है अर्थ मटेरियल आप पढ़ेंगे, जेनेसिस पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, व्हाट्सएवर जो भी आपने पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आपने देख लेना है कि बैचलर्स में आपने कौन से कोर्सेज पढ़े हैं। मैक्सिमम रेलेवेंसी को लाने की कोशिश करनी है ताकि कल को आपको फिर नुकसान ना हो। या इफ यू कैन डू वेरी गुड। अब हम बात करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स की। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या आपका एडमिशन हो जाएगा, तो हम बात करेंगे रीजनल स्कॉलरशिप की। तो एक चीज लिख लें आप कि रीजनल स्कॉलरशिप को यहाँ बोला जाता है DSU। DSU स्कॉलरशिप, diritto studio all'universitario, के आपको राइट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप DSU स्कॉलरशिप लिखेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे साथ। फॉर एग्जांपल अभी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की डिग्री देखी है, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का नाम लिख देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का पूरी डिटेल आ गई है स्कॉलरशिप की। इसके अंदर क्या कुछ कवर होता है सब कुछ बताया हुआ है। ये पिछले साल से है, तो ये रैंकिंग लिस्ट इन्होंने बताई हुई है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आएंगी। ये ग्रेजुएशन अवार्ड भी देता है। ये अगर आप टाइम से ग्रेजुएशन होते हैं, आप 2 साल की डिग्री 5 साल में नहीं करते, आप 2 साल की डिग्री 2 साल में करेंगे, तो इटालियन यूनिवर्सिटीज आपको तकरीबन मोटा मोटा पाकिस्तानी 5-6 लाख रुपए का अवार्ड भी देती हैं। तो यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड DSU स्कॉलरशिप लगा के यूनिवर्सिटी ऑफ आप कर लें जी। ये पीसा आ गया नीचे फॉर एग्जांपल, आप पीसा का चले जाएं, DSU स्कॉलरशिप पीसा यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ से इसको अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपको पता चल गया आपने कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, अप्लाई कैसे करना है। देन आपका DSU स्कॉलरशिप। तो DSU स्कॉलरशिप में आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। अच्छा, DSU स्कॉलरशिप चूंकि इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होंगे। तो उसके अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट है, आपका FRC। आपने उनको बताना है अपने रीजन को कि आपको कोई बंदा
या बंदी जो आपकी वालिदा हो सकती हैं, वालिद हो सकते हैं, स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपने उसका एक रिलेशनशिप प्रूफ देना है डीएसयू स्कॉलरशिप के लिए। देन आपको अपना एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होगा डीएसयू स्कॉलरशिप के लिए। देन आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए। ये मेनली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डीएसयू वाले मांगते हैं। और आपको ये डॉक्यूमेंट्स, इनकम डॉक्यूमेंट्स आपका एफबीआर वाला होना चाहिए, जो कि आपका मोफा और अपोस्टाइल होना चाहिए, देन इटालियन में ट्रांसलेट होना चाहिए। ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज मांगती हैं डीएसयू वाले। एंड जो आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, आइदर यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इनटू इनकम सर्टिफिकेट, या आप अलग से बना लें। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसका बनाएंगे, नहीं है तो आप उसका बनाएंगे। तो और प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे डीएसयू वाले मांगते हैं, वो मांगते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो ये आपने ख्याल रखना। एंड देन ऑफ कोर्स एफआरसी आपका होगा, जिसके अंदर आपका फैमिली का सारा डिटेल होगी कि आपके कितने डिपेंडेंट हैं, कितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी होंगी। एंड देन आप जाएंगे अपने वीज़ा की तरफ। आपका एडमिशन हो गया, आपने अप्लाई कर लिया, आपका स्कॉलरशिप हो गया। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की एक बात रह गई थी, सॉरी मैं मेरा वो स्किप कर गया। तो डीएसयू स्कॉलरशिप तो मैंने आपको बता दिया। क्विकली आई शो यू मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स। गिव मी अ सेकंड प्लीज। टैब्स काफी ज्यादा खुली हुई हैं, तो अच्छा, अब हम बात करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, जो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो अगर आपके प्रोफाइल के अंदर अच्छी सीजीपीए है, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई पब्लिकेशन है बैचलर्स मास्टर्स लेवल पे, आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं, इवेंट्स अटेंड की हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छी प्रोफाइल बनाती हैं, एंड आइडियल प्रोफाइल फॉर विनिंग अ मास्टर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो फॉर एग्जांपल आप लिखें यूनिमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। अब चूंकि मुझे पता है तो मैंने लिख दिया है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान ने पिछले साल 60 स्कॉलरशिप, टोटल 160 स्कॉलरशिप थे, मैं आपको 100 बताया पहले, सॉरी। 60 स्कॉलरशिप जो थे वो थे 8,000 यूरो के, एग्जाम्पशन इंक्लूसिव ट्यूशन फीस। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है ये वाला, मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनको ये स्कॉलरशिप मिला है मेरिट बेस्ड 8,000 यूरो। तो मोटा मोटा अगर आप हिसाब करें ना, तो कुछ 26-27 लाख रुपया पाकिस्तानी बन जाता है। और इस पे आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपने चंद थोड़े बहुत खर्चे दिखाने हैं आपने, एंड दैट्स इट। एंड देन आपको 100 स्कॉलरशिप मिलेंगे, टोटल एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फीस। तो ये आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टारगेट करना है, एंड देन गो टू डीएसयू स्कॉलरशिप। कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप दोनों स्कॉलरशिप ले सकते हैं, डीएसयू भी और मेरिट बेस्ड भी। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, उनका एक मेरिट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है जो विच इज़ कंपेटेबल विद डीएसयू स्कॉलरशिप। तो उसमें आप 8 और 8 16 हज़ार यूरो तक जा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। आप लिख लें जी यूनिप्यूडी पादुआ यूनिवर्सिटी, अभी इनका भी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। ये दे रहे हैं 68 स्कॉलरशिप्स, अगेन ये भी फी वेवर प्लस 8,000 यूरो। 8,000 यूरो में आपकी अकोमोडेशन भी कवर होती है, आपका खाना भी कवर होता है, आपका रिहाइश भी कवर होती है, सब कुछ कवर होता है। ठीक है, तो ये है।
इसी तरह आप देख लें किसी और यूनिवर्सिटी का, मेरे ज़हन में आ रहा है तिरामो यूनिवर्सिटी। ओके, अब इनके तिरामो यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स आ गए हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का आप स्कॉलरशिप लिखेंगे उसका स्कॉलरशिप आ जाएगा, आपने पढ़ लेना है। आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, डीएसयू के डॉक्यूमेंट्स बता दिए। कैसे डीएसयू के आपने पढ़ना है, आपने सबसे पहले डीएसयू की वेबसाइट्स पे जाके उनकी कॉल पढ़नी है। फॉर एग्जांपल ये तिरामो का डीएसयू है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाके, अगर इंग्लिश में नहीं हो रहा डायरेक्ट तो आपने खुद इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके राइट टू यूनिवर्सिटी स्टडीज ऑफ तिरामो, और आपने इनके फीचर पढ़ने हैं, आपने इनकी कॉल ऑफ एप्लीकेशन पढ़नी है, एंड देन यू आर रेडी टू अप्लाई। अकोमोडेशन भी ये देते हैं आपको, फूड भी देते हैं, स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है, क्या उसको बोलते हैं, जेब खर्च कह लें, वो भी देते हैं। तो अगेन डीएसयू इज आल्सो फुली फंडेड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इज आल्सो फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो आपको ये चीज भी देखनी है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन अगेन। और प्रेजेंटेशन में, अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ों की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है। इटली में आपका सबसे पहले एडमिशन होता है, देन प्री इनरोलमेंट होती है। अभी क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देन आपकी वीज़ा प्रोसेस है, एंड देन रीजनल स्कॉलरशिप है। तो मैंने आपको तकरीबन सभी चीज़ें बता दी हैं। वीज़ा प्रोसेस की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट पे, थोड़ा आगे क्वेश्चन आ रहे थे अपॉइंटमेंट के। तो इस वक्त इटली की एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आप अगर आते हैं तो आई होप कि आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। जितनी जल्दी आप एडमिशन अप्लाई करें, आपका एडमिशन हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अप्लाई करें अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट मिल सकती है आपको। एंड देन आपने वीज़ा फाइल ऑब्वियसली सबमिट करनी है, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये वाले चाहिए होंगे वीज़ा फाइल के लिए। और एप्लीकेशन प्रोसेस हमने सारा स्क्रीन शेयर करके देख लिया है, जो कि एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। देन आपने एक सीवी बनानी है, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि जो एक अच्छी सीवी है, प्रोफाइल है, वो कैसे बनती है। तो ये जो सीवी में जो चीज़ें स्टैंड आउट होनी चाहिए वो आपकी इजी टू रीड टेम्पलेट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई फैंसी टेम्पलेट नहीं डालने, क्योंकि ये लोग अभी यूएसए की तरह सीवी पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। एंड देन आपकी जो आपके स्टैंड आउट पॉइंट्स है ना, वो सीवी में आपने हाईलाइट करने होते हैं। एजुकेशन है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक अच्छी सीवी जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अच्छा कैंडिडेट साबित कर सकती है आपको, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले साल कुछ स्टूडेंट्स की सीवी जो है वो इन हिसाब से बना के भेजी थी, एंड दे गॉट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो कुछ लोग यहाँ पे पीएचडी का कह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें तो आपने मास्टर्स के लिए भी, पीएचडी के लिए भी करनी है, जो अभी तक हम देख चुके हैं रीजनल स्कॉलरशिप के अलावा। तो पीएचडी हम बहुत ज़्यादा अब टच नहीं करेंगे। पीएचडी का मैं बता देता हूँ कि आपका मेन जो डॉक्यूमेंट है वो रिसर्च प्रपोजल है, अलॉन्ग विद प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने देख चुके हैं। तो उसके अंदर आपके ये पार्ट होते हैं पीएचडी के रिसर्च प्रपोजल के, जो यहाँ पे वो किए जाते हैं, इवेलुएट किए जाते हैं। और इनकी वैल्यूएशन इसकी बेस पे होती है कि आपकी सूटेबिलिटी कितनी है, एडॉप्टेबिलिटी क्या है आपके, और आप फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आप रेलिवेंसी कितनी है। ये नहीं कि आपने इंजीनियरिंग की है और आप जो नेक्स्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आप चले जाओ किसी ऐसी फील्ड में कि जहाँ पे बिल्कुल रेलिवेंसी ना बन रही हो। एग्रीकल्चर वाले हैं तो मैं कहूँ कि मैंने जियो फिजिक्स में अप्लाई करना है या मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में अप्लाई करना है, तो दे विल नॉट ऑब्वियसली कंसिडर मी। एंड देन ये एक ओवरव्यू था जो कि हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं।
स्टडी इन इटली को हमने देख लिया, यूनिवर्सिटीज देख ली, टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप देख लिए, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी देख ली हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी देख ली है। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा भी था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड देन हाउ टू फाइंड एंड सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज, वो भी हमने कर लिया है। हाउ टू फाइंड योर डिजायर्ड फील्ड कोर्स, ये भी देख लिया है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आपने पढ़ के फिर देखना है, तो भी मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की वेबसाइट ओपन करके। और कॉल ऑफ एप्लीकेशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हर यूनिवर्सिटी कॉल ऑफ एप्लीकेशन अनाउंस करती है हर कोर्स के एडमिशन के लिए, तो वो कोर्स की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें ऊपर वाली लिखी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए आपको, उसके अंदर एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फील्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कॉल ऑफ एप्लीकेशन के अंदर है। तो रिसर्च प्रपोजल पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये पीएचडी के लिए है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप कई यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप की जो एडमिशन की एप्लीकेशन है नॉर्मल एडमिशन की, उसी को कंसीडर करती हैं आपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि नहीं, आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल काफुस्कारी यूनिवर्सिटी है वेनिस में, तो वो कहती है कि आप अलग से अप्लाई करें। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है वो कहती है कि नहीं, जो आपकी एडमिशन एप्लीकेशन है हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो आपने एडमिशन एप्लीकेशन दी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग एडमिशन एप्लीकेशन दी है, सब चीज़ें सीवी के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन करके, तो ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस। तो अब हम आई थिंक अभी मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, जो कि क्विकली गो थ्रू करके देख लेते हैं। ओके जी, वेयर इज द चैट बॉक्स इन कॉल मैसेजेस। अच्छा जी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा पोस्टाइल होने चाहिए। देन फाइनली स्टूडेंट्स मैंने बता दिया है। एम्बेसी अपॉइंटमेंट इशू ये मिस मैनेजमेंट की वजह से है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फ़ायदा नहीं है बोलने का। एम्बेसी मैंने सुना है कि इस साल से कोई एक अलग से एक और कंपनी को वो हायर कर रहे हैं बीएलएस की जगह। पहले बीएलएस वाले अपॉइंटमेंट देते थे, उनका पोर्टल था। लेट्स सी अब क्या बनता है। फाइनेंशियल प्रोफाइल अगर आप कर रहे हैं तो करनी चाहिए, क्योंकि इस साल मैंने देखा है 3-4 स्टूडेंट्स की रिजेक्शन हुई है विद मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन कि आपके पास इनिशियल फाइनेंसेस नहीं है, तो उनकी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए, अगर आपके पास स्कॉलरशिप है एटलीस्ट यू शुड कीप इन माइंड कि आप 5-7-10 लाख तक अरेंज करके रखें बैंक स्टेटमेंट। IELTS इज मस्ट फॉर मास्टर्स इन इटली। तो देयर आर मैनी कोर्सेज जिनके मस्ट हैं IELTS, ठीक है, लेकिन कुछ कोर्सेज आपको लेनियंसी देते हैं, वो नहीं भी लेते। इट्स अप टू द कोर्स कोऑर्डिनेटर एंड कोर्स इवैल्यूएशन कमेटी। अच्छा जी, मिस सारा बतूल ने कहा है कि टर्की स्कॉलरशिप, क्योंकि मैम ये स्कॉलरशिप इटली के को लेकर था सेशन, तो हम टर्की पे अलग से कर लेंगे स्कॉलरशिप पे। बट मेरा टर्की का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आई वाज रिजेक्टेड फॉर टर्की many years ago, so I don't know कि अभी भी वही उनका पोर्टल मुझे पता है, चीज़ें मुझे पता है, नॉर्मल चीज़ें यही हैं, बट इस पे हम बाद में देख सकते हैं। प्रॉपर्टी इन हर नेम विल अप्लाई फॉर, यस ईमान बशीर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी भी है, बट यू हैव टू शो देम कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है। अगर वो रेजिडेंशियल है तो उसके उन्होंने एक वैल्यू दी होती है, हर साल उसकी वैल्यू डीएसयू वाले बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप वो देख सकती हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बेस्ड ऑन मीटर स्क्वायर्स कितनी वैल्यू बन गई है, तो आपने वो शो करनी है। IELTS is exempted, no, IELTS is not exempted. IELTS is very important document in your application, especially for visa as well. अच्छा जी, IELTS is not required, जानजिब भाई की बात ठीक है, लेकिन IELTS जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी प्रोफाइल में। आइदर एप्लीकेशन इज गोइंग फॉर एडमिशन और स्कॉलरशिप और वीज़ा, IELTS is very important.
सेल डीड पहले वर्क करती थी, लेकिन अब सेल डीड्स पे काफ़ी रिजेक्शंस आ रही हैं, जो आइट्स की सेल डीड्स हैं, सॉरी आइट्स कह रहा हूँ, वीज़ा की सेल डीड्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लोनिया में मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जीआरई मैंडेटरी है। यस, जो मास्टर्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए जीआरई मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी ऑफ लोनिया में। आइट्स और जीआरई अलग अलग चीज़ें हैं। जीआरई इज लाइक टेस्ट, आपका वो एम्पलीट्यूड टेस्ट होता है, और आइट्स आपका लैंग्वेज टेस्ट है। I have had some level of experience co-author publication published on extracurricular. My question is, Sapienza University Master in Molecular Bio and Genetics. So Sapienza also asks for bank statement. Sapienza University बैंक स्टेटमेंट नहीं आपसे मांगेगी। अगर आपको सपिएंजा यूनिवर्सिटी से मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है विच इज इक्वल और मोर टू रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट अमाउंट के, बैंक स्टेटमेंट की तकरीबन मोटा मोटा मैं बताता हूँ 7,000 यूरो तक आपने करनी है। तो अगर आपके पास 8,000 यूरो का स्कॉलरशिप मिल जाता है तो यू आर एग्जम्प्टेड। बस आप इनिशियली कुछ पैसे लेके, ये तरीबा मुमताज का क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेगी, वो आपसे एम्बेसी मांगेगी वीजा एप्लीकेशन के लिए। Last of all, but didn't get it. Now I apply for masters. Can I mention my already done masters in CV? Yes, you can. Actually, you can apply for second masters. सारी दुनिया में लोग अप्लाई करते हैं। आप नाम ही बताएं तब भी कोई मसला नहीं है, आप बता भी दें तब भी कोई मसला नहीं है। CV, so I can mention it too for master. Yes, you can mention। अगर आप ये चीज़ मेंशन करती हैं मास्टर के लिए कि आप लेक्चरर हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे जस्ट एक चीज ऐड करूंगा, ये जो क्वेश्चन है कि पीएचडी में 2 इंटरव्यूज दिए हैं और रिजेक्शन हुई है। देखें, इटली के अंदर स्पेसिफिक पीएचडी के जो स्कॉलरशिप जर्नी है ना, उसके अंदर 1-2 इंटरव्यू काउंट ही नहीं होते। ये तो आप ऐसे कह लें जैसे आपका मॉक इंटरव्यू हुआ है, तो आप कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। 1-2 इंटरव्यू कुछ भी नहीं है स्पेसिफिक। अगर आप इटली की बात करें तो मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने मोर देन 30 इंटरव्यूज दिए हुए हैं। तो अगर मोटिवेशन ये है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो इट्स मींस दैट कि यू आर वेरी क्लोज। तो इटली के अंदर या और तो कोई भी पीएचडी स्कॉलरशिप पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है इंटरव्यूज के लिए, इट्स मींस दैट कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हैं। अब आप कम्पिटिटिव हैं कि नहीं है, ये इंटरव्यू डिसाइड करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका ऑलरेडी मास्टर है, आपका विजिटिंग लेक्चरर का एक्सपीरियंस है, आपका पब्लिकेशन है, तो मास्टर के साथ साथ आप पीएचडी को दोबारा ट्राई करें। ये नहीं है कि 1-2 करके और इसको गिव अप कर दें, कि मास्टर के जो मसले आते हैं अपार्टमेंट के और बैंक स्टेटमेंट के और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब आइदर आपने चूज करना है कि पहले वो मसले फेस करने हैं या पीएचडी का जो एप्लीकेशन वाला फेज है वो फेस करना है। इट्स अप टू यू। अच्छा जी, और जो क्वेश्चंस हैं, किधर गई है चैट यार? जय कुमार, थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा होल्ड करें। अच्छा, अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है इब्रार सदीक का क्वेश्चन है प्रयाशा के बाद। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि स्कॉलरशिप का कितना खर्चा आ जाता है। तो देखें, स्कॉलरशिप का जो खर्चा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, अगर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, उसके कोर्सेज की 30 यूरो फीस होती है। ब्लोनिया की कुछ कोर्सेज की 50 यूरो फीस है, कुछ की कोई फीस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फीस देनी है। सेकेंडली, आपका जो खर्चा है स्कॉलरशिप का, ऑब्वियसली वो अगर आपको स्कॉलरशिप हो जाता है एंड देन फिर आपने उसके लिए वीज़ा तो अप्लाई करना है, तो आपका वीज़ा का खर्चा है। एंड थर्डली आपकी डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है। तो आप अगर आप पूरा प्रोसेस करते हैं विद स्कॉलरशिप फ्रॉम स्टार्ट टू वीज़ा, आप 3 से 4 लाख ज़हन में रख के चलें। आपका किसी भी किस्म का स्कॉलरशिप हुआ है तो इतना आप खर्चा लगा के रखें, क्योंकि उसके अंदर आपकी एम्बेसी की सारी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, फाइल बनेंगी, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस होंगे। तो 2.5 से 3 लाख आप 2.5-3 लाख 4 लाख आप ज़हन में रखें। मैदा मकसूद कह रही हैं कि आई हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडमिशन। ओके, आस्क योर क्वेश्चंस प्लीज। या चलें आपको बाद में माइक देते हैं। फॉर पीएचडी डज यूनिवर्सिटी कांटेक्ट विद एम्बेसी सो दैट एम्बेसी कैन गिव। नो यूनिवर्सिटीज नॉर्मली ये नहीं करते। वो कहते हैं कि एम्बेसी से हम अलग रहते हैं, लेकिन
कर देते हैं, अगर आप थोड़ा सा उनको पुश करें तो वो करते हैं आपको। पीएचडी में इशू होता भी है पुरानी मिल का इस दफा भी, हाँ, तो पीएचडी जब के आप वैसे भी पुरानी एडमिशन मिल से- के लिए इतना इशू होता नहीं है, तो वो बस ये है कि इतना करते हैं कि आपके भी आप पे ईमेल कर देते हैं, मास्टर्स वालों को तो वो पूछते नहीं है। अगर मास्टर्स कॉलेज में जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, यस वो आपको बता दें रिक्वायर्ड है अगर आपके पास रीजनल स्कॉलरशिप है, क्योंकि रीजनल स्कॉलरशिप आपको लेट पता चलेगा, तो तब तक आपने वीज़ा लेना है, तो वीज़ा लेने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। क्योंकि मैंने तो कैसे सुना है कि वीज़ा सर आपके पास 8-10 होना चाहिए बैंक, वही तो मैं बता चुका हूँ ना, वाई इसलिए कि आपके पास 8-10 लाख आपके एक्सपेंसेस हैं। आपको राइट अवे इटली में आती स्कॉलरशिप नहीं मिल जाता जब तक आपकी इनरोलमेंट नहीं होती। आपका जब आप इटली लैंड करते हैं तब से लेके आपने घर में जिस घर में जाना है उस घर में अकोमोडेशन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, फिर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी है, तो इनिशियल आपको कुछ डिपॉजिट देना है, तो 3-4 लाख तो आपके सीधे सीधे वहीं निकल जाते हैं। फिर आपने अपने रेजिडेंस परमिट पे अप्लाई करना है, अपने इनरोलमेंट वगैरह करवानी है, तो लाख रुपए आपका वहाँ निकल जाएगा। तो 8-10 लाख आपकी, फिर आपने टिकट देनी है, आपने टिकट लेनी है, 2-2.5 लाख रुपए की आपकी टिकट लग जाएगी। इन सारी चीज़ों पे 5-7 लाख रुपए आपका इनिशियली खर्चा आ जाता है। एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो इन प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में अप्लाई कर शो करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपका स्कोर गिराएगी, बढ़ाएगी नहीं। सिदरा इसाक मैं बता चुका हूँ, डीएसयू और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का जो फर्क है, इनकी फंडिंग बॉडीज जो है ना बैक एंड पे जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं वो सेम है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है हर सूबे की। लेकिन जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो आपको यूनिवर्सिटी देती है। यूनिवर्सिटी आपको क्या करती है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी अपना फंड शो करके देती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कहती है हम 8,000 यूरो के 50 स्कॉलरशिप देंगे मेरिट बेस्ड, उसका वो मेरिट का क्राइटेरिया देंगे। लेकिन जो डीएसयू है वो आपका राइट टू हायर एजुकेशन एक इदारा होता है डीएसयू के नाम से, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का डीएसयू लिखेंगे उसकी बेस पे वो आपको देता है। तो वो 1,000, 2,000, 3,000 स्कॉलरशिप से देता है, 5,000 देता है, जैसे बोलोनिया यूनिवर्सिटी का इसका बहुत बड़ा है, तो ये मिलियंस ऑफ यूरोज इनके पास हैं तो वो देते हैं। ओके, फॉर प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर्स के साथ पहले से एग्री हो जाएं वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देंगे। अगर आप प्रोफेसर्स को 4-6 महीने पहले अप्रोच करके उसके साथ कोई जॉइंट वेंचर बना लें एंड देन उसको आप घेर लें, मैं तो पीएचडी के लिए मैं कहता हूँ प्रोफेसर को घेरें। तो अगर आप घेर लें और फिर आपकी जब एप्लीकेशन हो और प्रोफेसर आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बैकएंड पे सपोर्ट करे तो देन यू आर वेरी गुड टू गो। अदरवाइज प्रोफेसर के साथ करने का वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर घास नहीं डालते। अगर आप रिकमेंडेशन टीचर से नहीं लेते तो आप किसी से भी ले सकते हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, आपने जॉब की है, आपने टीचिंग की है, आपने रेलिवेंट थोड़ा बहुत कुछ भी किया है तो आप कर सकते हैं। बस राइट टाइम टू लर्न पीएचडी, आई एम करंटली इन 4th। आप देखें अगेन, अगर आपकी डिग्री 30th ऑफ सितंबर से पहले आपके पास डिग्री हो तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ओके जी, जय कुमार साहेब आप अपना अनम्यूट करें, प्लीज आस्क क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे 2-4 और क्वेश्चन हैं, आई थिंक सो रेलेवेंट टू पीएचडी। एक है कि पब्लिकेशंस नहीं है। जय कुमार साहब आपका नहीं आ रहा, आप माइक जो है ना वो म्यूट कर दें, थैंक यू। लिख लें क्वेश्चन क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। आई होप कि आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। ये जो पीएचडी क्वेश्चन है पब्लिकेशंस नहीं है पीएचडी में, तो इस केस में क्या किया जाएगा? तो आई वुड रिकमेंड कि अप्लाई करना चाहिए। इट डजंट मीन कि पब्लिकेशंस नहीं है आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर पब्लिकेशन होगी तो दैट्स प्लस पॉइंट। और मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स होते हैं। अगर आप पीएचडी की स्पेसिफिक बात करें तो पीएचडी में हर एक डॉक्यूमेंट्स की स्कोरिंग होती है, ग्रेडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिकेशंस के 3 मार्क्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम 3 नंबर की पब्लिकेशंस होती हैं। तो आप किसी जीपीए के ज़्यादा है, आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, वो डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, आल्दो अगर आपका मास्टर्स का जो थीसिस है वो किसी प्रोजेक्ट के रेलेवेंस है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी 0 पब्लिकेशन है, जस्ट रेलेवेंसी की वजह से उनकी स्कॉलरशिप हुई है।
तो आप एलिजिबल है। पब्लिकेशन किसी भी केस में मैंडेटरी नहीं है। पब्लिकेशन कंपटीशन में आपको आगे लेके जा सकती है, लेकिन आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसको उसमें स्कोर डाउन नहीं कर सकते। तो आपको अप्लाई करना चाहिए एटलीस्ट। और राइट टाइम क्या है पीएचडी के लिए? पीएचडी के लिए कोई राइट टाइम नहीं है। हर यूनिवर्सिटी अपनी कॉल पब्लिश करती है। स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन ओपन किए हैं, उनकी कॉल मैंने व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर की हुई है। पीएचडी के अंदर पोजीशंस फाइंड आउट कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। तो वन टू वन जिस तरह आज हुज़ैफा भाई ने आपको करके दिखाया मास्टर्स के लिए, सेम ऐसे ही पीएचडी का सेपरेट सेक्शन रिकॉर्डेड फॉर्म में है। वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, कर लिया आप एक दफा उनको विजिट कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी वेबसाइट और कैसे सर्च आउट करते हैं। ठीक है। ओके, अगर एक और क्वेश्चन आया है, अगर प्रीवियस डिग्री में और डेट ऑफ सिलेबस वर्षन में गैप है, गैप आप कवर कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज आप शो करें कि आपने जॉब की है, आपने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपका काम किया है कुछ ना कुछ, तो ऐसे ही जॉब कवर होगा। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी अब आ गई। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि लास्ट ईयर मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया था, मेरी एज 35 थी और मुझे सब चीज़ें मेरी हो गई, मगर एम्बेसी ने मुझे वीज़ा नहीं दिया। मैंने हर चीज़ जस्टिफाई की थी, यानी अपनी मास्टर और जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट में जॉब भी करता था और मैं हर चीज़ जस्टिफाई की, फिर भी मुझे जो है एम्बेसी ने वही सेम रीज़न जो सबको देते हैं ना, रिजेक्शन वे में। एक तो मेरी ये रिजेक्शन हो गई, तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आई कि ये मतलब हर चीज़ एक्यूरेट है फिर भी उन्होंने रिजेक्शन दी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मेरी पब्लिकेशन नहीं है, मैं अगर ट्राई करूं पीएचडी में, तो मेरा चांसेस कितना है? क्योंकि मैं अपने जो गैप्स को अपनी जो फील्ड एक्सपीरियंस इससे कवर कर दूंगा। तो ये 2 सवाल है मेरे। सर देखें, बात इस तरह है कि अगर आपको एम्बेसी ने नहीं दिया तो उन्होंने कोई ना कोई आपको रीज़न दी होगी। अब अगर तो वो फाइनेंशियल रीज़न है और आपकी वेल एस्टेब्लिश फाइनेंशियल प्रोफाइल थी, तो मे बी यू कैन ट्राई दिस टाइम, एक दफ़ा आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल एम्बेसी ने यकीन करें बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से रिजेक्शंस दी हैं, तो उसका मैं अब कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एम्बेसी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना है तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। इटली में केस होता है, वो पाकिस्तान में भी नहीं होगा। तो उसका यही है कि आप अपने रिसोर्सेज ज़्यादा ज़ाया करने की बजाय आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको उनका कुछ भी नहीं उनका आप कर सकते। देन आपकी पीएचडी है, तो सर आपकी पीएचडी के में आप अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करें। पब्लिकेशंस ना होना आपको एलिजिबिलिटी से खारिज नहीं करता, ठीक है। उसके लिए जो मेन एलिजिबिलिटी है आपका मास्टर्स होना चाहिए, बस। पीएचडी में अप्लाई करने की जो सबसे बड़ी इटली में मेन एलिजिबिलिटी आपका मास्टर्स होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी एड ऑन है। आपका रिसर्च प्रपोजल है, उसके अलग से मार्क्स हैं। आपका सीवी है, उसके अलग से मार्क्स हैं। आपकी पब्लिकेशंस है, उसके अलग से मार्क्स हैं। रिसर्च अब्रॉड है, आपने की हुई कोई भी फेलोशिप की है, उसके अलग से मार्क्स हैं। तो ये क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप है। बेसिक क्राइटेरिया मास्टर्स है, आप अप्लाई करें, रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप उनको दें, एंड देन हु नोज द लक कि आपको आपकी किस्मत हुई तो आप जीत सकते हैं, मसला ही नहीं है। अच्छा, एम्बेसी ने मैंने कराची काउंसलेट में अप्लाई किया था, मगर रीजन जो रिजेक्शन वेव थी ना, उसमें मेरा भी मतलब वो आ गया, क्योंकि मेरी हर चीज़ एक्यूरेट थी। ये जो बैंक स्टेटमेंट भी मेरी, क्या रीजन दी थी उन्होंने? रीजन क्या दिया उन्होंने? यही थी, ये बैंक स्टेटमेंट का रीजन दिया था, इनलीगल इमिग्रेशन, और तीसरा लो ग्रेड्स तो मेरे नहीं थे। 3.57 जीपीए थी मेरी बैचलर में। तो ये 3 रीजन दिए थे, सबको यही रीजन दिए थे। वनी लेटर वही था बस। इसमें वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो। इन किस्म के रीजंस के खिलाफ आप ज्यादा से ज्यादा केस कर सकते हैं। अदरवाइज आप या तो उन्हीं की बेस पे थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल अच्छी बना के, और ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के अप्लाई करें, या आप फिर केस करेंगे बस। और आप कोई सर, मैं अब इस साल मास्टर के लिए ट्राई करूँ या पीएचडी के लिए ट्राई करूँ? देखें, ये मैं आपको नहीं कह सकता। ये आपने खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है, आपके बेस्ड ऑन योर गोल्स, योर
रिक्वायरमेंट्स, और आपने देखना है कि आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं। आप कैरियर को देख के, इन सारी चीज़ों को देख के, ये आपने खुद असेसमेंट अपनी करनी है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें या पीएचडी के लिए अप्लाई करें, और कल को अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह का कोई होता है, नहीं होता अगर आपको एडमिशन, तो फिर आप जो है ना किसी को ब्लेम करने वाले नहीं होंगे। तो ये इन सारी चीज़ों को देख के, वो तो एज फैक्टर मसला तो नहीं है मास्टर में, अगर मैं कर रहा हूँ इस एज में, क्योंकि एज फैक्टर को ये लिख के तो नहीं बैठ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी दे रही है, काउंसलेट वाले नहीं दे रहे हैं वीज़ा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देना, भाई हमें तो लेना ही नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं करती। मेरे अभी पिछले सेमेस्टर में मेरे पास एक बंदा थीसिस कर रहा था, मैं आई वाज उसका को सुपरवाइजर था मैं, उसने मेरे सुपरवाइजर के पास कर रहा था। तो वो 40s में है बंदा, 40s में, सॉरी 50s में है वो बंदा। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और सफ़ेद बालों वाला बंदा था। वो बैचलर्स कर रहा था, ठीक है। तो उसका थीसिस अभी सबमिट किया, तो आई थिंक उसकी अब ग्रेजुएशन होने वाली है, ये मार्च में उसकी ग्रेजुएशन होगी। तो यूनिवर्सिटी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अमना काजमी ने हैंड राइज किया, उनका शायद कोई क्वेश्चन है। एक मिनट, उससे पहले एक मिनट प्लीज होल्ड। ईमान बशीर ने कहा है कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना, वो अगर आप ओल्ड बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ रहे हैं, आप बिल्कुल वही बैंक स्टेटमेंट दें, नया बैंक खोलने की जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट जितनी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड ओल्ड बैंक स्टेटमेंट, ओल्ड अकाउंट होगी, वो ज्यादा आपका ज्यादा क्रेडिबल होगा। चलें जी, नेक्स्ट जी, आप अपना अनम्यूट कर लें। आमिना काज़मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी सर, मेरा भी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि मेरा एमएससी जो है 2 इयर्स का है, वो बॉटनी में है और एमफिल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। तो मैं एग्रीकल्चर की जो बाकी फील्ड्स है उसमें जितनी यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं, तो एलिजिबल हूँ कि मतलब फर्दर अप्लाई करूँ पीएचडी के लिए? Yes, you are eligible. You are eligible to your relevant call and relevant field. Obviously, अगर आपका प्लांट पैथोलॉजी में है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं वो प्लांट पैथोलॉजी में करें, कोई नहीं आपको रोकेगा। ओके सर, क्योंकि मेरा एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में है ना और एमएससी बॉटनी में है, तो इसलिए Okay. आपका भी एग्रीकल्चर है। एमफिल अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी में, फॉर एग्जांपल, तो आप बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस देखें। आप एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी में भी हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में भी हैं, वो एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में भी हैं, वो जेनेटिक्स में भी हैं, वो न्यूट्रिशन में भी हैं। तो यू कैन अप्लाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, यू कैन अप्लाई। फॉर एग्जांपल अभी पिछले हफ्ते ही, ये जो अभी हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते में सोमवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन, मेरे रिसर्च ग्रुप में एक स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग दी है एग्रोनॉमी में। तो वो बायोटेक्नोलॉजी से है, उसको एग्रोनॉमी का कुछ भी नहीं पता, बट शी गॉट इनटू एग्रोनॉमी। तो ये तो कोई मसला नहीं है। ओके सर। और सर दूसरी बात ये कि मेरा अपना मतलब फर्स्ट ऑथर पे कोई पब्लिकेशन नहीं है। एज ए सेकंड थर्ड ऑथर बाकी फ्रेंड्स के साथ काम कर चुकी हूँ, तो और यूएन में काम करती हूँ, तो वो भी मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में रही हूँ, अभी भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ ना। तो उसका मैं सीवी में मेंशन करूँ कि नहीं, ये जो मेरी जॉब एक्सपीरियंस वगैरह है, बिल्कुल आप एफएओ मेंशन वगैरह? करें। बिल्कुल, अगर एफएओ का है एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लाजमी तौर पे मेंशन करें। इस किस्म के एक्सपीरियंस की यहाँ बड़ी वैल्यू है। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। मोहम्मद तलहा है ये नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा ना क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम पीएचडी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इटली में हमें प्रोफेसर से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि जैसे लाइक हम यूएसए या फिर अदर कंट्रीज में प्रोफेसर को टारगेट करते हैं, उधर उनके पास प्रोफेसर फंडिंग लाइक होती हैं, तो इटली में भी ऐसा कोई सीन होता है या मतलब कि नहीं होता, या फिर डायरेक्ट सर देखें, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना होता है? सर देखें, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि इटली की जो पीएचडी चलती है वो और तरीके से चलती है, वो प्रोफेसर बेस्ड पीएचडी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप इटली में होते यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली आपको कहता कि आप प्रोफेसर से बात करें, प्रोफेसर से जो है वो चलें, क्योंकि अगर आप इटली में हैं तो देन ऑब्वियसली आपका और
सीन है अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं। अब किसी भी प्रोफेसर को, जैसे अब यूएसए में ईमेल करते हैं तो ईमेल करने के लिए यहाँ पे ईमेल करेंगे तो उनका एक सिंपल जवाब आएगा कि भाई हम एक्सेप्टेंस नहीं देते, आप कॉल ऑफ एप्लीकेशन ओपन होगी उसके अंदर अप्लाई करें अगर आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन एक कमेटी करती है, कमेटी बैठती है, वो सब प्रपोजल्स को इवेलुएट करती है, एप्लीकेशंस को इवेलुएट करती है, एंड देन उसकी बेस पे वो एक रैंकिंग बनाते हैं। तो अगर आप उस रैंकिंग में, अगर उनको 70 लोग चाहिए तो आप टॉप 70 में आ गए हैं तो देन यू आर गुड टू गो फॉर इंटरव्यू। तो ये तरीकाकार है यहाँ पे। सही, मतलब कि इटली में अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो यही है कि यूनिवर्सिटी बेस, आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और देन उसे परस्यू करते हैं आगे। यस, चलें, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच जैफर भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई होप सो के सारे क्वेश्चंस जो ये एड्रेस हो गए हैं। मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ग्रुप एडमिन की वजह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे मेजर क्वेश्चन वो यही है रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट। अगर किसी का जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उनका वैलिड इनकम सोर्स नहीं है, वो एग्रीकल्चर प्रोफेशन से बैकग्राउंड है उनका, तो उस केस में मतलब उनको उस बैंक स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ये सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मोस्टली का बैकग्राउंड देखें, ये तो बिल्कुल, मैं भी जब मैंने अपना वीज़ा लिया था तो मैंने भी एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम ही शो करवाई थी, तो मैं भी इसी बेस पे आया था यहाँ पे। उसका जब मैं था तो मैंने क्या किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड थी, ऑब्वियसली वो मेरे फादर की थी, तो मैंने उसका एक वो बनवाया, क्या उसको बोलते हैं, एफिडेविट बनवाया। वो मेरा एफिडेविट था स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, उसके अंदर लिखा कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर लैंड से है। देन उसको हमने एफबीआर के अंदर प्रूव किया कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड से आ रही है। तो देन जो हमने बैंक स्टेटमेंट के लिए पैसे डिपॉजिट करवाए तो वो हमने उनको प्रूव किया कि भाई ये जो पैसे हैं ये हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स, जो आई बिलीव दैट उस वक्त चावल की फसल थी, तो जी हमने वो सेल किया तो उसके पैसे आए हैं, तो हमने वो उनको दिया। एंड देन फिर उसको, जिसको फर्द बोलते हैं हम, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज जो होते हैं, तो हम उनको कहते हैं पंजाबी में या नहीं बल्कि उर्दू में उसको फर्द बोलते हैं, तो उन फर्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, उसको नोटराइज करवाया, एंड देन वो सबमिट करवाए कि ये हमारे फर्दे हैं, ये उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये प्रूव कर रही हैं कि ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, एंड देन इस एग्रीकल्चर लैंड से इस सीजन में हमने ये फसल ली है और ये हमने सेल की है, इस फलाने बंदे को सेल की है, उसकी जो सेल की वो बना के देंगे आपको, हाँ रसीद बना के देंगे, एंड देन वो रसीद उनके साथ सबमिट करवाई और उस रसीद के पैसे जो हैं वो बैंक में सबमिट होंगे, एंड देन फिर वहां से वो बैंक स्टेटमेंट होगी। तो ये है तरीकाकार इसका जो कि मैंने किया था और जो कि और भी लोग करते हैं। आई थिंक सो जस्ट लास्ट चीज बता दें एक कि इस केस में जो एफबीआर का टैक्स रिटर्न है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन एफबीआर का टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली आप एफबीआर खुद ना करें, आप किसी जो आपका लॉयर है, क्या उसको बोलते हैं, ये जो लीगल असिस्टेंस देते हैं, ये टैक्सेशन के लॉयर्स जो है ना वो अलग से होते हैं, तो आपके टैक्सेशन के लॉयर्स आपको करके देंगे। आपने उनको बताना है अपने रिक्वायरमेंट कि भाई मैंने ये रिक्वायरमेंट है मेरी, मैंने ये वीज़ा अप्लाई करना है, इसके लिए इस किस्म के टैक्स रिटर्न होने चाहिए। तो वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में आपकी एग्रीकल्चर इनकम डाल देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम डाल के तो उसके ऊपर जितना टैक्स बन रहा होता है इनकम टैक्स, तो वो आप पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने किया था तो मेरे कोई 4-4.5 हज़ार रुपये बन रहा था दोनों सालों का, एक साल का 2500 था, एक साल का 1500, 2000 समथिंग लाइक दिस। तो वो मैंने पे किया चलान पे करके, तो वो भी उसका पेड की जो स्लिप थी वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डाली कि देन वी आर ओके। ओके जफर भाई, थैंक यू। मेरी तरफ से जस्ट एक लास्ट वन है, देन हम इसको एंड अप करते, काफी टाइम हो गया। इन केस अगर कोई मैरिड फीमेल है वो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती है? यार इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉरी टू से, बट जो जनरल
जनरल जो वे है यहाँ पे जो चल रहा होता है वो यही है कि आप इधर आते हैं, इधर आके अगर आपके पास इतना फंड्स हैं कि एक ही 1 ईयर में आप तकरीबन 10,000 यूरो की आपने शो कर सकते हैं, आपके पास हिस्ट्री है 10,000 यूरो की, एंड नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्शन है 10,000 यूरो की, तो देन उसके बेस पे आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान से डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मैं इस तरफ नहीं गया, ना मुझे ज़रूरत पड़ी है, सो दैट्स वाई मुझे इसका इल्म नहीं है। चले ठीक हो गया, आई होप सो के हो गया सारे। अब इसको एक वाइंड अप क्वेश्चन करना है, किसी की। जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। मे आई म्यूट अनम्यूट माई सेल्फ? यस, यू कैन अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस आपका सेशन लेने के बाद पूछने थे। आई वांटेड टू आस्क दोस क्वेश्चंस पर्सनली, बट मैंने सोचा कि सबके सामने पूछ लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आपने सबसे पहली स्लाइड में वो मेंशन किया था इटालियन ट्रांसलेशन करवानी अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो वो ट्रांसलेशन हम किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट से करवाएंगे या इटली से करवाएंगे? क्या उसका प्रोसेस होता है? सेकेंडली, आपने DOV का जिक्र किया था, जो इक्विवेलेंसी लेटर होता है, तो क्या वो HEC से बनवाते हैं या उसके लिए कहीं पे अप्लाई करना होता है? ओके, जो ट्रांसलेशन है वो एम्बेसी ने कुछ लोगों को मतलब सर्टिफाई किया हुआ है, कुछ कंपनीज को। फॉर एग्जांपल कांसा है, एजाइल है, और कुछ और भी हैं, ये तो मुझे मतलब याद आ रहे हैं, ये जहाँ से भाई ने लिखे भी हैं, कांसा, एजाइल, मुझे भी यही आए हैं। तो ये आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगी PDF। आप डायरेक्ट लिखेंगे ना इटालियन एम्बेसी, पाकिस्तान इटालियन एम्बेसी, इटालियन ट्रांसलेटर सर्टिफाइड, वो लिखेंगे तो वो PDF आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपका रहा DOV का, तो DOV आपको एम्बेसी बना के देती है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ एक DOV फॉर्म होता है, तो अगर आपने DOV लिया तो वो DOV फॉर्म देंगे, और उसका एक अल्टरनेट है सीमिया के नाम से, चीमिया या सीमिया, CIMIA, तो उसके नाम से वो तकरीबन आई थिंक 300 यूरो की फीस हो गई है, तो वो ₹1,00,000 का वो टीका होता है, तो वो ऑनलाइन बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, जहांजीब से क्वेश्चन है कि अगर एक स्टूडेंट ऑलरेडी PhD में एनरोल्ड है और स्कॉलरशिप पे फुली फंडेड, तो क्या वो इटली में स्कॉलरशिप PhD के लिए अप्लाई कर सकता है? Yes, पहले कर सकते कहाँ पर फंडे स्कॉलरशिप है? क्यों? सॉरी, आई डिडंट गेट यू। आपने कहा है कि पहले ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे है। नहीं, scholarship इटली में नहीं है, कहीं और पे, और जगह पे है, तो क्या वो दोबारा अप्लाई कर वो सकता है? कर सकते तो क्या हैं। उसको अपनी CV में ये मेंशन करना चाहिए कि वो ऑलरेडी स्टूडेंट है, एनरोल्ड है, या फिर उसको नहीं करना चाहिए? नहीं, आई वुड रिकमेंड कि अगर PhD के केस में दोबारा PhD आप करेंगे, ऑलरेडी PhD आप कंटिन्यूस छोड़ के आए तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपसे लाजमी रिकमेंडेशन मांगेंगे, जो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होता है। अगर मैं भी एज ए प्रोफेसर बैठूं, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे की CV है जो PhD छोड़ के आ रहा है, मेरे माइंड में फौरी क्विक क्वेश्चन आएगा, वाई? कोई प्रॉब्लम हुआ है? मींस कि आप ग्रुप आपको जो क्या लगता है, मतलब आपके वो ग्रुप में काम करने के वो कैपेबिलिटीज नहीं है, आप क्यों नहीं एडजस्ट हो पाए? मतलब ये क्वेश्चंस है जो प्रोफेसर के माइंड में आते होते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको PhD को शो ना करें, आप मास्टर की बेस पर करें। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ही, कि बैंक स्टेटमेंट हमने जो शो करवानी है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 लाख होती है, और इसके बाद जो एडिशनल हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, वो जैसे उज़ैफा ने बोला है कि वो 3 to 4 लाख होने चाहिए। तो अगर हमने पहले एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद एडमिशन लेना होता है, उसके बाद स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, तो अगर हम आप PhD की बात कर रहे हैं कि मास्टर्स की? नहीं, मैं मास्टर्स की बात कर रही हूँ, मास्टर्स की। PhD में तो बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती ना, मास्टर्स की बात कर रही हूँ। हाँ, मास्टर्स में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सॉरी जानदेव, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ना कि मास्टर्स के लिए तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर आप DSU या रीजनल स्कॉलरशिप ले रहे हैं। अगर आप DSU रीजनल स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, क्योंकि उसकी तो डेडलाइन। मेरे ख्याल से आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, कि अगर हम ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट मास्टर के लिए शो कर रहे हैं और हम अपने एक्सपेंसेस भी शो कर रहे हैं, तो फिर हम स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए तो यूजुअली यही देखा जाता है ना कि स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई ही इज और शी इज लाइक अप्लाइंग स्कॉलरशिप। तो आप यही तो चीज़ है ना, यही तो मैं आपको बता रहा था कि आपको कॉल ऑफ एप्लीकेशन पढ़नी है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 25 लाख की, तो 25 लाख यहाँ के 10,000 यूरो भी नहीं बनते।
ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से 10,000 यूरो मे बी इनके 6 महीने की इनकम है, तो इन्होंने अपने हिसाब से इनकम फिक्स की हुई है और उसका फिर वो एक आपका इंडिकेटर बनता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर बनता है, उसको ईजे बोलते हैं। तो ईजे आपकी इनकम प्लस आपके फैमिली मेंबर्स के खर्चे एंड देन आपके अकोमोडेशन के खर्चे, इन सबको मिला के उसको माइनस करके देन आपकी बचत और इस सारी चीज़ों की बेस पे वो बनता है। तो उसका एक फार्मूला है, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर जो हैं, वो इनकी सर्विसेज हैं, उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आपकी पाकिस्तान में मतलब 50 लाख भी आप इनकम शो करवा के आ रहे हैं तो यू आर ओके। अगर आप 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं जो कि नॉर्मली घर में होते हैं तो यू आर ओके टू गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दो कि जो रीजनल स्कॉलरशिप है और वीजा टोटली डिफरेंट चीजें हैं, आप इसको कंबाइन नहीं कर सकती। वीजा मतलब वीजा और रीजनल स्कॉलरशिप टोटली डिफरेंट चीजें हैं। ऐसा नहीं है, वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो बेसिकली वीजा रिक्वायरमेंट है, ना कि रीजनल स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट है। रीजनल स्कॉलरशिप में आपने वीजा के लिए जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन किया है, यू कैन यूज एग्जैक्टली दैट डॉक्यूमेंटेशन फॉर रीजनल स्कॉलरशिप, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक सो कि आप हमें इसको वाइंड अप करना चाहिए। ज़फ़र भाई थैंक यू सो मच। कि अभी स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। मैंने चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया है, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर करें। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया। आई होप सो कि यू विल